नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ मुमताज खान और ये वक्त है हमारी बेहद खास पेशकश का, जिसका नाम है खबर की तह तक। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं हर अहम खबर की तह तक जाने की, और उसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो हेड्स, हमारे तमाम साथी जो इन खबरों की गहराई तक जाते हैं, उन खबरों की अहमियत आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस खास कार्यक्रम की। सबसे पहले आज की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। आज पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में होगा सत्र। अहम खबर दे रहे हैं आपको, संविधान की प्रति लेकर संसद जाएंगे प्रधानमंत्री। पुराने भवन से नए भवन तक पैदल ही जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 सितंबर तक चलने वाला है संसद का विशेष सत्र, और संसद सत्र से पहले सदस्यों का संयुक्त फोटो सेशन भी कराया गया पुरानी इमारत में। पुराने संसद भवन के सामने हुआ ग्रुप फोटो सेशन। तो आज नए संसद भवन में प्रवेश होगा। सभी सांसदों के साथ पैदल संसद भवन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नई संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आज लिखा जाएगा इतिहास का पहला पन्ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसले पर भी नजर रहेगी। सोमवार देर शाम केंद्रीय कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल को भी मंजूरी दी गई थी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट भी आपको दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की हैं। पुराने संसद भवन में ग्रुप फोटो सेशन किया गया अभी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेस के सदस्य मौजूद थे। तो पुराने भवन से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। अब पुराने भवन से लेकर नए संसद भवन तक पैदल ही जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सदस्यों के साथ। और उसके बाद आज नए भवन में प्रवेश के बाद इतिहास का पहला पन्ना लिखा जाएगा। फिलहाल संसद का विशेष सत्र चल रहा है, जिसकी शुरुआत कल हुई थी, जो 22 सितंबर तक जारी रहेगा। इस विशेष सत्र के दौरान कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां ग्रुप फोटो सेशन किया गया पुराने संसद भवन के सामने। और अब संविधान की प्रति लेकर नए संसद भवन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि विशेष सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही आज नए संसद भवन में ही शुरू की जाएगी। इसके लिए वक्त रखा गया है दोपहर 1:15। जी हाँ, दोपहर 1:15 पर लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी और दोपहर 2:15 पर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी। नया संसद भवन आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है और इसमें काफी ज्यादा जगह है। यहां पर अलग अलग जोन में बहुत स्पेशियस तरीके से इसको बनाया गया है। और हमारे साथ खबर की तह तक हमारे इस खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे ब्यूरो हेड्स राव शफात अली उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राव शफात आपका। लेकिन आज का दिन बड़ा है, खास है, तारीखी है, ऐतिहासिक है। आज नए संसद भवन में कार्यवाही का आगाज होगा। उससे पहले ग्रुप फोटो सेशन हुआ है पुराने संसद भवन में। इस हवाले से आपके पास जो भी अपडेट्स है राजा, हमारे दर्शकों को बताएं। और बिल्कुल देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि जिस तरीके से नए संसद भवन में आज कार्रवाई देखने को मिलेगी। विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 1 बजे के बाद से शुरू होगी और इससे पहले एक भव्य कार्यक्रम नए संसद भवन में आयोजित किया गया है, जिसमें सभापति की स्पीच होगी। पीएम मोदी भी इसको लेकर बोल सकते हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम अब से कुछ देर बाद नए संसद भवन में शुरू होगा। 11 बजे का टाइम है। ऐसे में पीएम मोदी सभी सांसदों के साथ पुराने संसद भवन से लेकर नए संसद भवन तक पैदल मार्च करेंगे, एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन है। और जिस तरीके से कल देर रात तक बड़ी बैठक मोदी कैबिनेट की चली और जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर जो बिल है उसको कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है और आज देर शाम तक या फिर कल ये बिल सदन में पेश किया जा सकता है। तो एक बड़ी जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है। और इसके बाद तमाम जो महत्वपूर्ण बिल है, क्योंकि कल पीएम मोदी ने जिस तरीके से प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी थी कि सेशन छोटा जरूर है पर ऐतिहासिक रहेगा, तो कई ऐतिहासिक फैसले
इस नए संसद भवन में प्रवेश के दौरान पीएम मोदी ले सकते हैं। सेशन के अंदर की बात करें, सेशन की बात करें, और जिस तरीके से महिला आरक्षण की बिल की हम बात करें, इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन जताया है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इसको लेकर समर्थन जताया कि काफी अच्छा और सराहनीय कदम ये है। और इससे पहले कांग्रेस भी इस बिल को लेकर काफी चर्चा कर चुकी है, तो काफी बड़ा ये ऐलान होगा। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी क्योंकि सदन में ये बिल पेश होना है, किस तरीके से सदन में ये बिल पेश होता है, किन किन पार्टियों का इसको समर्थन होता है, ये देखने वाली बात होगी। पर आज का ऐतिहासिक दिन, क्योंकि नए संसद भवन में आज से सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है। जी ठीक है आपने राजा, विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में सत्र की कार्यवाही होगी। क्या लगता है राजा, महिला आरक्षण बिल पर आज सदन में चर्चा हो सकती है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से बहुत मजबूत खबरें इस तरह की सामने आई थी कि कल केंद्रीय कैबिनेट में महिला आरक्षण को लेकर काफी बड़ा फैसला किया गया है। क्या कहते हैं राजा? और बिल्कुल देखिए, कल काफी बड़ा मंथन मोदी कैबिनेट का देखने को मिला। शाम को 6:30 पर ये मीटिंग शुरू हुई। काफी लंबी ये मीटिंग चली है। महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से लगातार काफी लंबे समय से बीजेपी के और केंद्रीय जो टीम है इस पर लगातार काम कर रही थी। ऐसे में जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि अब मंजूरी कैबिनेट में मिल गई है। सदन में जो जानकारी है कि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी 2010 में, सूत्रों के अनुसार हालांकि ये जानकारी है, उस समय भी राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था। हालांकि किसी कारणवश लोकसभा में पेश नहीं हुआ था। तो ऐसे में आज शाम को या फिर कल, ये जानकारी है कि आज शाम को या कल कहीं ना कहीं जो महिला आरक्षण बिल है वो पेश किया जा सकता है और उस पर चर्चा हो सकती है, इसके बाद बहस हो सकती है। तो एक बड़ा फैसला कैबिनेट का यहाँ पर है। मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब नए संसद भवन में एक ऐतिहासिक, क्योंकि आज दिन है, और ऐसे में यदि ये बिल आज सदन में पेश होता है, लोकसभा में पेश होता है, तो काफी बड़ा महिलाओं के लिए रहने वाला है। जी बहुत शुक्रिया राजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए, खबर की तह तक जाने के लिए। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस अहम खबर की और ज्यादा गहराई तक जाएंगे, आपके जरिए इस खबर की तह तक जाएंगे। जितेंद्र, आज नए संसद भवन में विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही का आगाज होगा। सेंट्रल हॉल में नया इतिहास लिखा जाएगा। जाहिर सी बात है जितेंद्र, आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। कैसे समझे इस खबर की अहमियत को जितेंद्र? बिल्कुल मुमताज, आज नए भारत का नया संसद भवन और पूरे तरीके से भव्य होगा ये संसद भवन। अधिकारी कर्मचारियों के ड्रेस कोड को भी हम आज देखेंगे। इनकी तस्वीरें भी जो है वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी कि किस तरीके से एक नया ड्रेस कोड जो है वहाँ पर रखा गया है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों के साथ यहाँ पर पैदल जाते हुए नजर आएंगे और इससे पहले एक फोटो सेशन भी किया जाएगा। आज गणेश चतुर्थी के मौके पर पूजा अर्चना करने के बाद विधिवत तौर पर 1:15 पर जो संसद की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। लोकसभा के अंदर मंत्री किरण रिजिजू और पंकज जो मिनिस्टर हैं, किरण रिजिजू की अगर हम बात करें, क्योंकि जो एजेंडा है जिस तरीके की जानकारी है उसके मुताबिक वो आ चुका है। किरण रिजिजू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और साथ ही पंकज चौधरी जो कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, उनकी तरफ से सबसे पहले सदन पटल पर जो पेपर्स हैं वो रखे जाएंगे। जो आज की जो कार्यवाही है वो रखी जाएगी और साथ ही साथ आज का जो दिन है वो अपने आप में ऐतिहासिक दिन रहने वाला है उन तमाम सांसदों के लिए भी जो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और कुछ सांसदों को उनकी सीनियरिटी को देखते हुए यहाँ पर विशेष तौर पर संबोधन के लिए आमंत्रित भी किया गया है। करीब 1 से 1.5 घंटे तक यह कार्यक्रम आज रहने वाला है। इसके बाद पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रहेगा और इसके बाद ये देखना होगा कि और कौन कौन से जो ऐतिहासिक फैसले हैं, क्योंकि संसद का ये विशेष सत्र खासतौर से इसीलिए बुलाया गया है कि जो नए संसद भवन है उसके अंदर प्रवेश किया जा सके और कुछ ऐतिहासिक फैसले किए जा सके। कल देर शाम करीब 6:30 बजे जो मोदी कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसके अंदर जानकारी जो मिल पाई है उसके मुताबिक महिला आरक्षण बिल को जो है लाया जा सकता है, उसको मंजूरी भी केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से दे दी गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई ब्रीफिंग अभी नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसका समर्थन करने को लेकर के सुबह से ही प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले भी प्रतिक्रियाओं का दौर हमने देखा है। यूपीए सरकार के समय इसे राज्यसभा में लाया गया था, लेकिन ये पूरे तौर पर सिरे नहीं चढ़ पाया था
लोकसभा के अंदर इसको सिरे चढ़ने में खासी दिक्कत रही थी। आज ये देखना होगा कि आज या कल में अगर इसे सदन पटल पर लाया जाता है तो इंडिया गठबंधन के कौन कौन से घटक हैं जो इसके समर्थन में खड़े नजर आते हैं और नहीं खड़े नजर आते हैं, क्योंकि कांग्रेस अगुवाई कर रही है इंडिया गठबंधन की। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस लेकिन इस जो महिला रिजर्वेशन बिल है जितेंद्र, उसको लेकर जो इतिहास रहा है उसे देखते हुए तो यही लगता है कि इस बात की मजबूत संभावना है कि अगर ये बिल लाया जाएगा सदन में तो जरूर ये सिरे चढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी समेत कई ऐसी अहम पार्टियां हैं देश की जो इसके हक में रही है, हमेशा से फेवर में रही है। ये आपने ठीक कहा कि अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन में से कौन कौन इसका विरोध करेगा, लेकिन लगता यही है कि ये बिल जरूर सिरे चढ़ जाएगा। जितेंद्र देखिए, बिल्कुल अभी क्योंकि मसौदे का इंतजार किया जा रहा है, किस प्रकार का ये बिल है। 33% की जो बात कही जा रही है महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर के लोकसभा में, इसके बाद राज्यों के अंदर इसका क्या प्रारूप रहेगा। देखिए मुमताज, जो दर्शक इस वक्त खबरें अभी तक के माध्यम से हमारी इस चर्चा को सुन रहे हैं उनको भी हम बताना चाहेंगे कि इस प्रकार का बिल जो है हरियाणा के अंदर भी पंचायतों के अंदर खासतौर से महिला रिजर्वेशन बिल जो है वो आया हुआ है। यहाँ पर भी इसी जो है छोटी पंचायत में ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का बिल है। अब देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है वहां पर इसे लाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट में से जो है कल मंजूरी भी दे दी गई है। अब किस तरीके से इसे लाया जाएगा और मसौदा क्या होगा उसके आधार पर यह तय होगा कि इसका विरोध जो है कोई पार्टी अगर करती है तो उसका क्या कारण रहेगा, क्योंकि महिलाओं से कोई नाराजगी पार्टी ले ऐसा भी लाजमी नजर नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में यह भी देखना होगा कि उस विरोध और समर्थन के पीछे आखिर क्या वजह रहेगी। तो वो मसौदा जब सामने रखा जाएगा उसी के बाद पता चल पाएगा। हालांकि सोनिया गांधी की तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए अभी सुबह ये बात कही गई है कि ये बिल हमारा है, हम इसे लेकर के आए थे। यानी इससे पहले कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर के कवायद शुरू की गई थी, लेकिन किसी कारणवश ये सिरे नहीं चढ़ पाया था। आज ये देखना होगा अब जब इसे सदन पटल पर लाया जाएगा तो इसका क्या प्रारूप होगा और किस तरीके से इसे सिरे चढ़ाने को लेकर के कवायद सामने रखी ठीक है जितेंद्र, आपने विरोध की गुंजाइश तो हालांकि कम नजर आती है, लेकिन देखते हैं क्या होता है इस बिल को लेकर आज सदन में। बेहद शुक्रिया जितेंद्र आपका इस बेहद अहम जानकारी के लिए और इस अहम खबर की तह तक जाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आप रुख कर रहे हैं हम यहाँ हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का भी आज दूसरा दिन है। विधानसभा सत्र के आज दूसरे दिन सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और आपदा से हुए नुकसान पर सदन में फिर एक बार चर्चा की जाएगी। अहम खबर दे रहे हैं आपको हिमाचल प्रदेश से। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे ब्यूरो हेड, उन्हीं का रुख कर रहे हैं। प्रदीप, आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है हिमाचल विधानसभा में। कल काफी हंगामा हुआ और यहां तक कि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। काफी जारहाना, काफी आक्रामक अंदाज में कल विपक्ष नजर आया था हिमाचल विधानसभा में। आज दूसरे दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी। अभी तक की इस कार्यवाही को कैसे समझेंगे हम प्रदीप? बिल्कुल वो देखिए 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और पिछले कल भी हमने देखा कि जो आपदा को लेकर डिस्कशन मांगी गई थी विपक्ष की तरफ से, उसको लेकर, नियमों को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव देखने को मिली। टकराव भी हुआ, हंगामा भी हुआ, वॉकआउट भी हुआ और उसके बाद आपदा को लेकर जो राज्य सरकार की तरफ से एक संकल्प लाया गया है उस पर चर्चा का दौर अब शुरू हो चुका है। पिछले कल भी शाम 7 बजे तक चर्चा हुई और आज भी 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई इस पर चर्चा शुरू होनी है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं आज का भी दिन इसी विषय पर चर्चा के लिए रहेगा। लेकिन देखना ये कि जो बीजेपी विधायक दल है वो सदन के भीतर के रणनीति अपनाता है। हालांकि अभी नेता राम ठाकुर विधानसभा पहुंच चुके हैं और ये चक्कर में कुछ विधायकों के साथ भी चल रही है, उसमें भी रणनीति तय हो सकती है। हालांकि चर्चा जब शुरू होती है तो आप चर्चा में सबसे हिस्सा लेना है और अपनी अपनी बात सभी विधायक और उसका जवाब मंत्री भी पर ही सदन में दे रहे हैं और मुख्यमंत्री का जो भाषण होगा और चर्चा जो उत्तर देना है वो सबसे अंत में होगा जब सारी चर्चा कंप्लीट होगी। तो ऐसे में चर्चा का दौर चला हुआ है और आरोप का दौर भी चला हुआ है और इसके साथ साथ पिछले कल भी हुआ कि जो विपक्ष के विधायकों ने सरकार सवाल उठाए कि आप हर बात केंद्र के सिर पर देखते हैं प्रदीप, अब आज की कार्यवाही किस तरह की रहेगी, क्या आज भी उतना ही हंगामा होगा? बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका इस आम जानकारी के लिए, खबर की तह तक जाने के लिए बहुत शुक्रिया।
और आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड से हम खबर दे रहे हैं आपको। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम धामी मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनावी जनसभाएं करेंगे। सीएम का 3 दिवसीय मध्य प्रदेश और राजस्थान दौरा होने वाला है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई विधानसभाओं का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अलग अलग विधानसभाओं में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राव शफात अली हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड से हमारे साथ बने हुए हैं। राव शफात, काफी अहम जिम्मेदारी दी गई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। मध्य प्रदेश और राजस्थान की कई विधानसभाओं में जनसभा करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, तो पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी है। 3 दिन का उनका ये दौरा है, क्या शेड्यूल रहने वाला है मुख्यमंत्री का, तफसील से बताइए राव शफात। मुमताज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुके हैं और भोपाल में आज वो विश्राम भी करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की होगी। उसके बाद क्योंकि 3 दिवसीय दौरा है तो राजस्थान में भी हो जाएंगे, कल राजस्थान में जाएंगे। और राजस्थान की बात करें तो करीब 10 से 12 ऐसी विधानसभा है जिसका वो दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। क्योंकि जैसा भी आपने जिक्र किया कि 5 राज्यों में, हालांकि चुनाव आयोग ने भी तिथि तो घोषित नहीं की है, लेकिन नवंबर दिसंबर में संभावित 5 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के। और क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर बात करते हैं तो ये बड़े राज्य हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि भाजपा का एक बड़ा चेहरा बनकर के उभरे हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ 70 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 45 सीटों के साथ यहाँ पर भाजपा दोबारा सत्ता में आई। और ऐसा हमेशा था उत्तराखंड में मुमताज के यहाँ दोबारा सत्ता में वो पार्टी नहीं आती जो पहले सरकार बना चुकी होती है। लेकिन क्योंकि पुष्कर सिंह धामी पहले भी मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल को लोगों ने पसंद किया और दोबारा फिर से भाजपा को मैंडेट दिया और भाजपा सत्ता में आई। तो उस वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा का एक बड़ा चेहरा बनकर के पूरे देश के अंदर उभरे। साथ ही उनके जो निर्णय हैं वो बहुत अच्छे निर्णय हैं, जनहित के निर्णय हैं, वो भी पूरा उत्तराखंड देख रहा है और पूरा देश भी देख रहा है। इसी वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश में भी कुछ जनसभाएं होंगी, इसके साथ ही राजस्थान में बहुत सारी जनसभाएं होंगी। और सीधे तौर पर कहें तो ये चुनाव की तैयारी है। हालांकि जब चुनाव आयोग घोषणा की तिथि घोषित कर देगा तो उसके बाद सरगर्मियां तेज हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले ही भाजपा की जो रणनीति होती है वो खाली नहीं बैठती है। भाजपा का कार्यकर्ता खाली नहीं बैठता है, ऐसा हमने देखा है। भाजपा पहले से ही तैयारियों में जुट जाती है, क्योंकि जनवरी के पहले सप्ताह तक इन राज्यों में सरकारें बन जाएंगी, तो उससे पहले ही क्या रणनीति होगी, कोई आपसी नाराजगी तो नहीं है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ। और दूसरे बड़े नेता भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से आ रहे हैं, दूसरे और बड़े नेता अलग अलग राज्यों से इन राज्यों का दौरा करेंगे। लेकिन खास ये हो जाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि एक युवा चेहरा है और जिस तरह से वो दोबारा से सत्ता में वापस लौटे थे, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो भाजपा की पहली पंक्ति है, जो बड़े नेता है, उनकी दूसरी पंक्ति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम आता है। और यही वजह है कि आलाकमान ने उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जी, यानी कि बड़ा भरोसा जताया गया है राव शफात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर बीजेपी आलाकमान की तरफ से। जाहिर सी बात है, उन्होंने उत्तराखंड को लेकर भी कई एग्जाम्पल्स सेट किए हैं, एक मॉडल के तौर पर पेश किया उन्होंने उत्तराखंड रियासत को भी। और इस वजह से एक नहीं बल्कि 2-2 राज्यों की जिम्मेदारी फौरी तौर पर सौंपी गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और आगे आइंदा वक्तों में इन जिम्मेदारियों में इजाफा भी किया जा सकता है राव शफात। हाँ मुमताज, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप देखिए कि पहली फहरिस्त में, यानी कि अभी चुनाव तो नहीं है लेकिन चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि अभी चुनाव आयोग जब घोषणा करेगा तो संभावित नवंबर दिसंबर में यहाँ पर चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि पहली फहरिस्त में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये जिम्मेदारी दी गई है। जो दूसरे बड़े नेता हैं, हालांकि उनके जाने का सिलसिला भी इन प्रदेशों में लगातार जारी है, लेकिन उत्तराखंड के लिए खास ये हो जाता है कि उत्तराखंड का एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा युवा मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में जाकर के जनसभा को संबोधित करेंगे, वहां की जनता से मुलाकात करेंगे, वहां के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, कोई एंटी इनकम्बेंसी है उस पर चर्चा होगी, किसी तरह की कोई नाराजगी तो नहीं है। दूसरा, क्योंकि देखिए लोग पसंद करते हैं युवा मुख्यमंत्री के तौर पर, और जिस तरह से देखिए जिक्र भी होता है कि हिंदुत्व का जो एक चेहरा होता है, जो एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ जो निर्णय लिए,
तथाकथित एक कहें तो लैंड जिहाद को लेकर के या फिर दूसरे और अपने निर्णयों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुर्खियों में रहे। और सबसे बड़ी बात है देखिए यूसीसी को लेकर के, क्योंकि यूसीसी की सबसे बड़ी पहली कमेटी उत्तराखंड राज्य ने बनाई थी और हालांकि इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, कुछ दिनों में ये ड्राफ्ट राज्य सरकार के पास भी पहुंच जाएगा। लेकिन यूसीसी को लेकर के उत्तराखंड एक पहला ऐसा राज्य था जिसने अपनी कमेटी घोषित कर दी थी और इस कमेटी पर काम चल रहा है और बहुत जल्द अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू भी हो जाएगा। तो इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो निर्णय है। जी, बेहद शुक्रिया आपका राव शफात, इस खबर की तह तक जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हुए क्या हम खबर दे रहे हैं आपको, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं कांग्रेस नेता। पंजाब में कांग्रेस नेताओं को दोबारा दिल्ली बुला सकता है हाईकमान। पंजाब कांग्रेस के नेता एक दूसरे के विचार और तर्क से असहमत नजर आ रहे हैं। फिलहाल नतीजतन अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान को करना है। यही कारण है कि हाईकमान पंजाब कांग्रेस के नेताओं को दोबारा दिल्ली बुला सकती है। पंजाब कांग्रेस सभी जिलों और बूथ स्तर पर अपने हर कार्यकर्ता और नेताओं से संपर्क साध उनकी परेशानियां समझने की कोशिश कर रही ताकि मजबूत रणनीति से आगामी लोकसभा चुनाव में उतरा जाए। हमारे साथ मेरी साथी हरसिमरत पॉल बनी हुई है इस खबर पर। हरसिमरत, पंजाब कांग्रेस की मुश्किलें लगता है कि अभी फिर कम नहीं होने वाली है इस तरह से, जिस तरह से खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज है लेकिन एक दूसरे से असहमत हो जाते हैं, ना इत्तेफाकी हो जाती है नेताओं के बीच आपस में ही एक ही पार्टी के। तो आला कमान की दखलंदाजी क्या इस हद तक जरूरत महसूस की जाने लगी है? जी बिल्कुल मुमताज, ये मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा बन जाता है क्योंकि इसमें लोकसभा चुनाव जो हैं वो आ जाते हैं। आपको बताएं, जैसे कि सब जानते हैं कि नेशनल लेवल पर इंडी अलायंस जो हुआ है उसको लेकर के काफ़ी खबरें सामने आ रही थी और इस पर यह भी दर्शाया जा रहा था कि जहां पर रीजन है, जहां पर राज्यों में सरकारें हैं, वहां पर भी इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। सबसे दिलचस्प मुकाबला पंजाब का इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर एक तरफ सरकार में आम आदमी पार्टी है और विरोध में, यानी कि अगर विपक्ष की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस है। तो ऐसे में जहां पर नेशनल लेवल पर यह समझौता हुआ है, क्या ये समझौता जो है वो राज्य में भी टिक पाएगा, क्योंकि ये देखना जरूरी होगा। क्योंकि हम बात करते हैं लोकतंत्र की, संविधान की, तो ऐसे में लोकतंत्र किस तरह से अपने आप को जस्टिफाई करेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेशक नेशनल लेवल पर दोनों पार्टियां जो है, चाहे आम आदमी पार्टी चाहे कांग्रेस है, एक दूसरे के साथ मिलकर खड़ी हुई हैं, पर राज्यों में ऐसा करना संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि हाल ही की अगर बात की जाए, जब नेशनल लेवल पर समझौता हो गया था तो उसके बाद राज्यों में चर्चा होने लगी कि अब जो सीट शेयरिंग है वो होगी, पर एक पार्टी विपक्ष में है, एक पार्टी सरकार में है, तो ऐसे में सीट शेयरिंग किस तरह से हो पाएगी। और दूसरी बात, अगर विरोधी पक्ष और सरकार ही मिलकर चलेगी तो राज्य में कौन देखेगा कि किस तरह से सरकार काम कर रही है। क्योंकि हमेशा से ये देखा जाता है कि विपक्ष में जो पार्टी होती है वो हमेशा ये चेक करती है कि सरकार अपने वादों पर पूरी उतरी है कि नहीं उतरी, जो जनता है उसका काम कर रही है नहीं कर रही। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर के एक सिरदर्दी जो है वो हाईकमान के पास होगी। और दूसरी बात, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जानते हैं कि सभी पार्टियां जो हैं अलग अलग जगह से रन होती हैं। अब आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो दिल्ली में उनके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल बैठते हैं। सेम ही जैसे कांग्रेस है, वहां पर भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, ये सारे जने जो हैं वो दिल्ली से सरकार जो है वो चलाते हैं। और राज्यों को इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो फैसला है आपने किस तरह से लेना है। तो यहाँ पर कांग्रेस दो फाड़ होती दिखाई दे रही है। क्योंकि जहां पर अगर नेताओं की बात करें, एमपी हैं रवनीत बिट्टू लुधियाना से, उनका कहना है कि जो हाईकमान कहेगी हम उसी के साथ जाएंगे। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू का कद कांग्रेस में काफी बड़ा है, उनका भी यही कहना है। पर अगर लीडरों की बात की जाए, जिस तरह से देखा गया कि राजा वड़िंग और एलओपी नेता प्रताप बाजवा वो भी अलग रुख अपनाते नजर आए, पर हाँ उनका ये कहना है कि हाईकमान का फैसला जो है वो जरूर हम सुनेंगे। पर अगर पार्टी वर्कर्स की बात की जाए और नेताओं की बात की जाए तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर पार्टियों को इस तरह से काम करना पड़ेगा कि आप नेशनल लेवल पर जो समझौता किया है कीजिए, पर इस तरह से रीजन में आप समझौता नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग ग्राउंड में उतरे हैं। हमें पता है कि लोगों की आवाज क्या है। तो और जल्दी हरसिमरत, अगर इन चीजों को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये आगे जाके नुकसान भी दे सकते हैं कांग्रेस को चुनाव में। जाहिर सी बात है हाईकमान की दखलंदाजी जरूरी है इन सब चीजों में ताकि ये चीजें बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया सिमरत आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश खबर की तह तक में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।